Assalamu alaikum. Walaikum assalam, bachcho. I hope that you are fine. Okay, before I begin my lecture, if you have any query regarding previous lecture, you can ask your questions. And remember that only relevant questions will be entertained here. आवाज क्लियर है अब? बिनते अब्बास, अभी भी आवाज लो है? बिनते अब्बास, अभी भी आवाज लो है? आवाज ठीक है, ऑडिबल है, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर के हवाले से तो आप अपना सवाल कीजिए। उसके बाद फिर हम अपना आज का टॉपिक करेक्ट अग्रीमेंट, जिसको हम अग्रीमेंट मिस्टेक भी कहते हैं, वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे आप पूछ रहे हो ईशा, एज एंड सो का इन्वर्शन से रिलेटेड रूल, वो मैं लेक्चर में बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम थी या टाइप्स ऑफ एरर समझ में नहीं आए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें एड्रेस करूंगा। और इसके अलावा भी कोई रेलिवेंट उस टॉपिक से क्वेश्चन है तो मैं उसे अभी आपको आंसर कर देता हूँ। जी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब करेंगे, कल मैंने मेंशन किया था अगर आपने लेक्चर देखा था। जी, कोई बुक लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एफएससी की बुक्स पढ़ने के हवाले से सिर्फ इतना ज़हन में रखिए कि वो कैब की लिस्ट गिवन नहीं है। तो ए लेवल्स की जो बुक्स हैं, मैंने कल भी बताया था कि उस लिटरेचर पढ़ते हैं वो लोग और वो ऑप्शनल है उनके लिए। तो एफएससी की बुक से सिर्फ आप वो कैब के वही वर्ड्स जो आप अपनी एफएससी में पढ़ते रहे हैं, एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, वो इनफ है। मिस्टेक्स वही जो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, ओवरलैपिंग की थी, जिसको हम ओमिशन, कमीशन, ओवरलैपिंग कहते हैं। सुंदर सेंटेक्स जो है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। जो भी आप सेंटेंस लिखते हो, जिस तरह से अरेंज किया जाता है, उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप ये देखिए, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और उस पर 2+2 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। लेकिन अगर आप 2+2 प्लस साइन के बाद इज इक्वल टू दबाएंगे तो वो आपको देगा सिंटेक्स एरर, जिसका मतलब है कि आपके अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, आप कुछ वैल्यू, कुछ नंबर मिस कर गए हो। तो सिंटेक्स कहते हैं अरेंजमेंट को। मेरा नाम फराज है जी, FARAZ, फराज। मिस्टेक्स मैंने बता दी हैं कि कितनी टाइप्स की हैं। सिंपल सेंटेंस क्लॉज, ये लेक्चर से अभी देखेंगे क्या है उसमें। जी, सिनोनिम्स ज़रूर पढ़ लीजिए, उसमें से एफएससी की बुक्स में से पढ़ लीजिए। फ्रेज, क्लॉज समझा दें। अच्छा, ये मैं भी बता देता हूँ, आज का लेक्चर इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, इसको हम अभी सारा कुछ इसकी एग्जांपल्स के साथ समझ लेंगे। टेस्ट की डिस्कशन, अच्छा ये सुन लीजिए, जो लाइव लेक्चर्स हैं उनके टेस्ट आपके सेपरेटली होंगे LMS पर, और उसकी डिस्कशन मैं यहाँ करवाया करूँगा। ठीक है जी, कल के टॉपिक्स जितनी भी बातें थी वो सब आपको क्लियर है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है फैसल, अगर आपने नाउन को यूज़ किया है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एडवाइज, ADVISE, ये एक वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस CE वाला आना था जो कि नाउन है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी, इसको हम यूँ कर लेते हैं, अगर प्रेपोजिशन है वो तो डिक्शन का एरर हो जाएगा। फ्रॉम कहीं लिखा हुआ है FROM और उसकी जगह पर टू आना था, तो आप ये कहेंगे कि ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं,
फ्रॉम एंड टू दोनों प्रेपोजिशन है, लेकिन गिवन सेंटेंस में हमें टू रिक्वायर्ड था, फ्रॉम नहीं, तो इससे हम कहेंगे ओवरलैप करना। वो जो एडवाइस वाली एग्जांपल थी ना, उससे आप डिक्शन का, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का एरर समझ सकते हैं, वो उसमें काउंट कीजिएगा। जी अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, रोज़ टेस्ट नहीं होंगे, जब एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा उसके एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि जी कल या आज हमारा, ऑब्वियसली यही बताऊंगा कि कल आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर में, तो परसों आपका टेस्ट होगा। एक दिन पहले ही बता दिया करूंगा आपको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। करेक्ट एग्रीमेंट, जस्ट अ सेकेंड। एग्रीमेंट का मतलब ये है, एग्रीमेंट मीन्स आपके सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर के, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा। याद रखिए, हम अपने सब्जेक्ट को लिखने के बाद डिसाइड करते हैं कि वर्ब उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आएगा, ठीक है। एक पैटर्न है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ जो मैंने बात कही है कि हम सब्जेक्ट लिखने के बाद डिसाइड करते हैं कि उसका वर्ब उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सेंटेंस ज़रा देखिए, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, अली गो टू स्कूल, इसको करेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर अली अल्फा, गो बीटा टू चार्ली एंड स्कूल डेल्टा, तो आप इसे कह देंगे गोज टू स्कूल, ठीक है। क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट लिखा अली, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपना वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर गो नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गोज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि आप अपने वर्ब को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, इसको वैसे एक और तरीके से भी करेक्ट किया जा सकता है, शरारतन बता रहा हूँ, अभी उसका कोई ताल्लुक यहाँ पर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि ठीक है हम अली को दे कर देते हैं, तो दे गो टू स्कूल, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने जब अली लिख लिया वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपको वर्ब ही करेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने इस तरह की करेक्शन पर नहीं जाना कि आप सब्जेक्ट को करेक्ट कर दें और वर्ब को एज इट इज़ रहने दें। यही सिंटेक्स है कि जब आप सब्जेक्ट के बाद अपना वर्ब मेंशन करते हैं तो वो इन अकॉर्डेंस होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के, ठीक है। अली डज गो टू स्कूल, चलें यूँ भी कह सकते हैं। और एक अगर हम इसमें कॉमा यूज़ कर दें, जैसे अगर मैं लिख दूँ अली कॉमा गो टू स्कूल, तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपने अंडरस्टैंड किया कि इसका मीनिंग कैसे चेंज होगा? अली कॉमा गो टू स्कूल, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया हुआ? जी, अब आप इसे कहेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें अली के बाद कॉमा और ये आपका ऑर्डर है, ये आपका वर्ब है कि ये वाला एक्शन करो, गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को करेक्ट करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि ये आपस में सिंटेक्स जब हम लिखेंगे, इसका बनाएंगे, देखेंगे, तो ये इन अकॉर्डेंस होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की एक कॉमन डेफिनेशन आपको मालूम है कि जी डूअर ऑफ द वर्क, एक्टर, परफॉर्मर, जो भी करेगा काम, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा डूअर है, एक्टर है और परफॉर्मर ऑफ दिस एक्टिविटी है। क्लियर? चलें, आपको ये तो क्लियर हो गया कि डूअर है। अब मुझे ये बताइए, मुझे प्रिपेयर करना है एमडी कैट के लिए। चीज़ें हवाओं में नहीं हो सकती कि आप बस पढ़ते चले जा रहे हैं और उसका कोई सर पैर नहीं है। बी प्रिसाइज, चीज़ें मालूम भी होनी चाहिए कि अगर काउंट हो सकती हैं कि जी ये चीज़ इतनी ही होती है, इतनी तरह के वर्ड्स ही होते हैं, तो उसको हम याद कर लेते हैं कि जी 5 हैं, 6 हैं, यही सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, फिगर आउट करने में आसानी हो। तो सब्जेक्ट में
कितनी तरह के आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े उसमें से ज़रा पॉइंट आउट करके बताया ना कि क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट के तौर पे आ सकती है। एब्सोल्युटली नॉट। बेटा आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जैसे सर ने भी आपसे कहा कि आप अपने उस नाम के साथ यहाँ पर आएँ जिससे आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो अपना वही नाम यहाँ रखिए जिससे आप एनरोल्ड हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, वो ही शी इट कवर हो गया प्रोनाउन में। और उसके अलावा चलें अब ज़रा चलते हैं नाउन में। शाबाश, ये तो आपने ठीक बता दिया कि नाउन है, प्रोनाउन है। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि प्रोनाउन एक क्लोज्ड क्लास है। क्लोज्ड क्लास का मतलब ये है कि वो गिने जा सकते हैं, ही शी इट आई वी, ये सब गिने जा सकते हैं, इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। नाउन ओपन क्लास है, डेली बेसिस पर बेशुमार नाउन्स ऐड होते हैं लैंग्वेज में। तो अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी तरह के नाउन्स का पता होना चाहिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा थिंग जो है फरहान, वो भी तो नाउन ही है ना, चीज़ों का नाम नाउन ही तो होता है। और एक चीज़ आपने और ध्यान से सुननी है, अभी लेक्चर को स्टार्ट प्रॉपरली करने से पहले एक चीज़ को आप अपने जहन में रखेंगे। देखिए मैं ये बात आज बता रहा हूँ एंड आई होप कि आपको ये हमेशा याद रहेगी। मैं एक सीरियस काम कर रहा हूँ, बीइंग ए टीचर मैं एक सीरियस काम कर रहा हूँ। क्या आप अपना काम सीरियसली कर रहे हैं कि नहीं? तो ये दो चीज़ें हैं, या तो आप सीरियस वर्क करते हैं या आप अपने वर्क को सीरियसली करते हैं, ठीक है? तो ये अब आपने खुद देखना है कि आप अपने काम पे फोकस करें, दूसरों के कमेंट्स में आप उनको जवाब मत दें, आप अपने लेक्चर पे फोकस करें, ठीक है? थैंक यू। तो मैं क्वेश्चन कर रहा था कि किस तरह के वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपने बताया नाउन और प्रोनाउन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें वर्ड लेवल पर, मैंने कल आपको एक हायरार्की बताई थी ना, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। वर्ड लेवल पर अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें तो हमारे पास दो तरह के वर्ड्स हमें मिलते हैं, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। क्लियर? ये दो हमारे पास नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के तौर पे आ गए। अब मैंने बताया कि प्रोनाउन क्लोज क्लास है, उसके अगर आप वर्ड्स देखें तो ही, शी, दे, इस तरह के वर्ड्स उसमें इंक्लूडेड हैं। ये तो आपको क्लियर हैं। हम बात करेंगे नाउन की, कि नाउन में कैसे हम याद रख सकते हैं कि यही वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट हमें मिलेंगे। उसके लिए मैं अब आपको एक चार्ट सा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वर्ड लेवल पर नाउन में किस तरह से चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये देखिए अब इस बात को आज ज़हन में रख लें, आगे हमेशा काम आएगी। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि एक नाउन एज अ वर्ड हमारे पास वो होगा, मैं बल्कि यहाँ पे वो सारे एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ ताकि मैं बाद में डिफरेंट कलर से मेंशन कर दूँ। जी, सबसे पहले एक नाउन जो फॉर्म में सिंगुलर है, ठीक है, और दूसरा नाउन जो अपनी फॉर्म में प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसका डिफरेंस चेक कीजिए। जो पहला नाउन मैंने मेंशन किया जो फॉर्म में सिंगुलर है लेकिन अपने मीनिंग में क्या है, प्लूरल, तो हम उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज करेंगे। दूसरा नाउन जो अपनी फॉर्म में प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, तो हम उसके सिंगुलर होने का फ़ायदा उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसे यूज़ करेंगे। थर्ड, कुछ नाउन्स अपनी फॉर्म में सिंगुलर हैं और अपने मीनिंग में भी सिंगुलर हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। एंड फोर्थ, कुछ नाउन्स अपनी फॉर्म में प्लूरल होते हैं और अपने मीनिंग में भी प्लूरल होते हैं। तो अब आप जितने भी कॉमन नाउन हैं, प्रॉपर नाउन है, कि जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप खुद कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू और उसकी फंक्शन के थ्रू। वो अपनी फॉर्म में सिंगुलर है बट अपने मीनिंग में प्लूरल है, कुछ प्लूरल हैं और अपने मीनिंग में सिंगुलर हैं, कुछ सिंगुलर हैं सिंगुलर ही रहेंगे और कुछ प्लूरल हैं प्लूरल ही रहेंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, अगला पॉइंट, ठीक है। अब फोर नाउन्स के बाद अगला कोई और वेरिएशन, कोई और वर्ड एज ए सब्जेक्ट है, जी बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास यू मीन्स
अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स भी हमारे एज अ सब्जेक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स भी हमारे पास एज ए सब्जेक्ट आते हैं। क्लियर? अगर स्क्रीन ब्लरी है तो आप रेजोल्यूशंस की लो कर लीजिए। अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, और एक मैं वर्ड लिखूंगा सिंगुलर ओनली। इसका मतलब मालूम है आपको? मैंने पीछे लिख दिया कि कुछ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म है और सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन यहाँ जो मैंने अब मेंशन किया है सिंगुलर ओनली, इसका मतलब क्या है? किसी को मालूम है? आर्मीज भी होती हैं, क्लासेस भी होती हैं। ये जो हेडिंग है सिंगुलर ओनली, ये आपको क्या बता रही है कि इसकी सिर्फ एक ही फॉर्म है, दूसरी नहीं है। मैं अब आपको भी एग्जांपल दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड हम और ऐड कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम वर्बल नाउन एंड ऑल, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि मेरा मतलब क्या था। वो वर्ड्स जो सिंगुलर इन फॉर्म है बट प्लूरल इन मीनिंग है, उसमें सबसे पहले एग्जांपल है आपकी वर्ड पीपल। मैं सिंगुलर प्लूरल उनके एस और ईएस ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पीपल दिखने में सिंगुलर वर्ड है, लेकिन आपको मालूम है कि ये प्लूरल के लिए यूज होता है। इसी तरह से एक वर्ड है हमारे पास शीप, ठीक है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। सिंगुलर भी यूज हो सकता है जब आप उसके साथ कोई क्वांटिफायर लगाएं। नेक्स्ट, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, तो उसमें आपके पास आ जाएगा पहला वर्ड न्यूज़ है, या वर्ड है सीरीज। सीरीज के ऊपर एक स्टार लगा देते हैं, इससे रेलिवेंट एक बात मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन मीनिंग, तो वर्ड आ गया हेयर, ठीक है। एक और वर्ड लिख लेते हैं फर्नीचर। ये दो वर्ड्स आपके पास आ गए, प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन मीनिंग। पीपल्स का मतलब डिफरेंट होता है, वो बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। ये पर्सन की जमा पीपल है, और पीपल्स जो है वो नेशंस के लिए यूज़ होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन मीनिंग। अगर हम बात करें वर्ड ग्लासेस, तो ग्लासेस ये पेड आर्टिकल है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे कि ये प्लूरल ही है, मीनिंग में भी और अपने वर्ड फॉर्म में भी। तो ये आपके 4 नाउन्स हो गए। अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज एयर, शुगर, बटर। ये तमाम वर्ड्स क्या है? ये अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल और सिंगुलर ओनली में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर होगा। कलेक्टिव में बात करते हैं तो हम पहला वर्ड लिख लेते हैं टीम, लिख लेते हैं हम ज्यूरी, लिख लेते हैं। जैसे एक पैनल बनाया जाता है, उसमें डिफरेंट लोग ऐड किए जाते हैं, जी सैंड भी है उसमें। तो सिंगुलर ओनली का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि ये टाइटल है सिंगुलर ओनली, के इनका प्लूरल हमारे वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ मून। हम अगर अपने वर्ल्ड को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वी हैव ओनली वन मून। अब मून्स हो सकते हैं, लाइक जुपिटर के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मार्स के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने देखे नहीं है, मैंने नहीं देखे, एटलीस्ट आपने अगर कभी पढ़ा हो। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करें, अर्थ की बात करें, तो ये चीज़ हमारे पास एक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसी तरह सन्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हम एक ही सन को जानते हैं जो हमारे हेवनली बॉडीज में से है, तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर ओनली। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब वो 13 मून्स ऑफ जुपिटर, लेकिन उसका हमारी हेवनली बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है। हेवनली बॉडी से मुराद ये है, वैसे तो सभी इसमें आते हैं, हम सन, मून और अर्थ की बात करें जिसका हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट है, उनका हमारी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? गुड। अब आते हैं वर्बल नाउन की तरफ। तो आप इस वर्ड को देखिए, वर्ब से बना है वर्बल, ठीक है। फोर्थ जो अनकाउंटेबल है उसकी एयर है, ठीक है, और बटर है, BUTTER, बटर लिख लीजिए, ठीक है, ये वो वर्ड है। तो वर्ब से बना है वर्बल नाउन। इसकी आइडेंटिफिकेशन
पहली तो ये है कि आप आईएनजी वर्ड्स को वर्बल नाउन कहते हैं। गॉड्स भी होता है, ग्रीक गॉड्स, रोमन गॉड्स होते हैं। तो वर्बल नाउन पे फोकस करते हैं। वर्बल नाउन मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो एज ए नाउन काम करेगी, जिसका फंक्शन एज ए नाउन होगा। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसे डिसाइड इज़ अ वर्ब, तो हम डिसाइड से डिसीजन कर लेते हैं। अवेयरनेस मैं जेरेंड की बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है वो बता दूंगा आपको। वैसे आप इसको जेरेंड ही समझें, ठीक है। मैं ऊपर जी लिख देता हूँ, जेरेंड, ठीक है, आपके लिए, लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। तो डिसाइड से बन गया डिसीजन। तो मैं अभी उस आई ओ एन एंडिंग वर्ड्स पे नहीं जा रहा, मेरा मेन फोकस है ये आईएनजी फॉर्म जो हमें कंफ्यूज करती है। ये वन वर्ड है, इन सब की एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। तो इंग्लिश में जब भी अब आप अग्रीमेंट देखेंगे या कुछ भी इस तरह की चीज़ पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में यही 8 वर्ड्स आने चाहिए। या तो वो चीज़ जो आप देख रहे हैं सामने, वो वर्ड वो इस नाउन में से हो सकता है जो सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस मैंने बता दिया, या वो सेकंड टाइप का नाउन हो सकता है जो प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, थर्ड केस सिंगुलर इन फॉर्म सिंगुलर इन मीनिंग, एंड फोर्थ वन प्लूरल इन फॉर्म प्लूरल इन मीनिंग। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अनकाउंटेबल पे। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, एयर, बटर, शुगर, वाटर। तो ये वो वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन्स, टीम, ज्यूरी, पैनल, क्लास, फैमिली। फातिमा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इसके बाद बताता हूँ। तो कलेक्टिव नाउन भी आपको क्लियर हो गए। सिंगुलर ओनली का मतलब ये है कि ये एक ही हैं जिन्हें हम जानते हैं। मून एक ही है, सन हमारा एक ही है, इसके अलावा कोई हो तो हो, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर है, तो हमने इनको सिंगुलर ओनली में लिख लिया। अब बारी आती है वर्बल नाउन की। तो ऐसी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो एज अ नाउन फंक्शन करे, ठीक है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि अब ये आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन फंक्शन कर रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। जो नीचे एग्जांपल मैंने दी, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि वर्ब से सिर्फ आईएनजी फॉर्म के वर्ड्स नहीं बनते। ऐसी एंडिंग भी है कुछ वर्ड्स की, डिसाइड से डिसीजन बन जाता है, तो वो भी नाउन काउंट होता है, लेकिन वो वर्बल नाउन है वो भी। फ़र्क ये है कि ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये हम जैसे आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग में एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, और अब इसी वर्ड को अगर मुझे एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि ये कैसे यूज़ होगा, जबकि डिसीजन तो क्वाइट क्लियर कि ये नाउन ही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जी बच्चों, वर्ड लेवल पर कोई कंफ्यूजन? रेहान, हेयर्स एंड हेयर, देखो ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है। अभी अभी मैं आपको प्योरली नाउन नहीं पढ़ा रहा मैं सिर्फ आपको वर्ड लेवल पे बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड की शेप आ सकती है, उसमें किस किस टाइप का वर्ड जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये हेयर और हेयर्स के डिफरेंस में मत जाओ, मैं आपको जवाब तो दे दूंगा, लेकिन इस तरह के इतने इरेलीवेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हमारा लेक्चर पीछे रह जाएगा। तो ये आपने 8 वर्ड्स याद रखने के, ये एज ए सब्जेक्ट आएंगे। अब चलते हैं, प्रोनाउन भी हमारा क्लियर है, ठीक है, और नाउन भी क्लियर है। अब आते हैं, क्या सिर्फ वर्ड लेवल पर ही सब्जेक्ट होते हैं? कलेक्टिव का मतलब ये है, जैसे मैंने टीम, टीम एक बंदे की नहीं होती, उसमें एक से ज़्यादा होते हैं। ज्यूरी में एक बंदा नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। बट वर्ड तो हम सिंगुलर ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, वर्बल नाउन, वर्ब की वो फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो एज अ नाउन फंक्शन करे, उसे वर्बल नाउन कहते हैं। अब मैं चलता हूँ फ्रेज लेवल पे, कि फ्रेज में किस तरह से हमारे पास डिफरेंट फ्रेजेस एज ए सब्जेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था किसी बच्चे के कहने पे, जेरेंट, तो चलिए मैं जेरेंट ही यूज़ करूँगा, मैं वर्बल नाउन अभी यूज़ नहीं कर रहा। इन्फिनेटिव भी नाउन होते हैं। मैं अब उधर ही आ रहा हूँ, बात को पहले पूरा सुन लें, और जो चीज़ एड्रेस नहीं होगी फिर उसका आपको आंसर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा जेनेटिव फ्रेज। ठीक, अब जेनेटिव फ्रेज क्या होता है, मैं एक एक लिखता जाऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा।
जेनेटिव वो फ्रेज है जो पोजेशन शो करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आसिम्स हाउस, तो ये स्ट्रक्चर जिसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं नाउन के साथ, उसको हम कहेंगे कि ये जेनेटिव केस है, ठीक है। आसिम्स हाउस, जेनेटिव फ्रेज क्लियर हुआ। जेनेटिव फ्रेज क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करें तो जी ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी लिख लें, अलीज बुक्स, अली की किताबें, तो ये आपका जेनेटिव फ्रेज बन जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारी जेरेंट की। चलिए अब मैं जेरेंट फ्रेज भी मेंशन कर दूं कि जेरेंट फ्रेज क्या है। एज यू नो कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब की मैंने बात की है, आईएनजी वर्ड जो कि वर्ब की एक फॉर्म भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में, पास्ट में यूज़ करते हैं, कॉन्टीन्यूस में। ये वही फॉर्म है, सिर्फ डिफरेंस ये है। अब मैं यहाँ दो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ समझाने के लिए। एग्जांपल देखिए, आई एम वॉकिंग, एक एक्शन है, आई एम वॉकिंग। यहाँ पे जो वर्ड वॉकिंग है ये एज ए वर्ब आया है। लेकिन अगर इसी वर्ड को मैं आपसे कहता हूँ कि मैं क्लास, फिजिकल क्लास पढ़ा रहा हूँ और उसमें क्लास के दौरान चलना फिरना मना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि समथिंग इज़ नॉट अलाउड। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ नॉट अलाउड। आप कहेंगे समथिंग इज़ नॉट अलाउड, तो मैं कहूँगा समथिंग से आपका क्या मतलब है, तो आप मेंशन कर देंगे कि वॉकिंग इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग द लेक्चर। तो अब इसकी जगह चेंज हो गई, वॉकिंग आ गया स्टार्ट में, वॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द क्लास, ठीक है। तो यहां क्लियर हुआ कि वर्बल नाउन का मतलब क्या है। यहां पर वॉकिंग वर्ब है और नीचे वॉकिंग आपको नाउन के तौर पे यूज करता हुआ मिल रहा है। वो एक अलग चीज़ है जो शायद आपने पढ़ी हो कि जी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन करें अपने आप से, हु और व्हाट का। हु आपको आंसर कर देगा अगर ह्यूमन इन्वॉल्व होगा उसमें, व्हाट आंसर कर देगा अगर कोई थिंग, कोई एनिमल, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ नॉट अलाउड और हु इज़ नॉट अलाउड, तो दोनों तरह से ठीक है। अगर ह्यूमन का नेम लिखा होगा तो हु से क्वेश्चन कर लें, और अगर थिंग है तो व्हाट से कर लें। और मज़े की बात, अगर इतनी कॉमन सेंस है कि आपको देखते ही पता लग गया कि ह्यूमन लिखा है और थिंग लिखी है, तो हु और व्हाट का क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर आपको दिख ही गया कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्बल नाउन मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्रेजेस की। ये तो फ्रेज नहीं है, या यूं कह लूं कि इस वर्ड से ही जेरेंट फ्रेज बनेगा, ठीक है। इस अकेले वर्ड से ही जेरेंट फ्रेज बनेगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अब इसको चेंज करके मैं लिखता हूं, हिज वॉकिंग irritates me. His walking irritates me. So something irritates me. तो आंसर क्या मिला? क्या वन वर्ड मिला आपको? वॉकिंग? नो वे, हमें मिला हिज वॉकिंग। अब यहाँ पे ये जो टू वर्ड्स हैं, हिज वॉकिंग, ये एक फ्रेज है। इस आईएनजी फ्रेज को हम कहते हैं जेरेंट फ्रेज, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ तो मैंने इससे पहले वर्ड ऐड कर दिया, वॉकिंग से पहले हिज। अब इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है जी, हर जगह मना की जाती है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। कई लोगों को एतराज़ होगा, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर, ओके फाइन, वन वर्ड है। लेकिन अगर मैं ये मेंशन कर दूं कि क्या चीज़ स्मोक नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि अब इस वर्ड स्मोकिंग के साथ मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसके साथ अगर वर्ड ऐड कर दूँ स्मोकिंग इज़, दैट्स राइट। तो स्मोकिंग के साथ अगर मैं
सिगार्स भी लिख दूं, इवन ये वर्ड प्लूरल है हमारे पास, सिगार सिंगुलर है और ये प्लूरल वर्ड है, लेकिन मेन थिंग क्या है, अलाउ क्या चीज़ नहीं है? क्या सिगार्स अलाउ नहीं है या उनकी स्मोकिंग अलाउ नहीं है? देखो भी बड़ी सिंपल सी बात है, सिगार ले आओ बट स्मोकिंग अलाउ नहीं है। फिर एक मतलब तो ये निकलता है, तो स्मोकिंग सिगार्स मीन ये जो एक्शन है, ये जो वर्बल नाउन है जिसमें वर्ब की फोर्स है, ये एक्शन जो है वो आपको अलाउ नहीं है। फिर आप चाहे स्मोकिंग सिगरेट्स हों, सिगार्स हों, और जो आजकल लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख लें, आप कहेंगे जी स्मोकिंग सिंगुलर है, आगे चाहे आप उसका ऑब्जेक्ट लिख दें। तो अब ये टू वर्ड्स क्या हुए? ये हो गए फ्रेज। स्मोकिंग सिगार्स इज नॉट अलाउड। आप सिगार्स को फोकस नहीं करें, आप एक्शन को फोकस करें, उस वर्बल नाउन को जिसकी फोर्स वर्ब की है। वेप, शीशा, इन तमाम बातों से परहेज कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको जेनेटिव और जेरेंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं थर्ड फ्रेज, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है जी। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या करता है? मीनिंग इसका वही होगा जो आपने जेरेंट का पढ़ा है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं या मैं इसको V1 इस तरह से लिख दूंगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौसर, अगर सिगार्स पहले आ जाए तो सिगार्स स्मोकिंग नहीं हो सकता, स्मोकिंग सिगार्स ही होगा, ठीक है। इन्फिनेटिव पे चलते हैं, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये स्मोकिंग वाले सेंटेंस को ही मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, उसे हम इस तरह लिख देंगे, टू स्मोक सिगार्स। अब सवाल यही है, एज ओ आ आगे अंडरस्टूड है, टू स्मोक सिगार्स इज आ नॉट अलाउड हियर। अब एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये जो 4 डॉट्स आपके सामने हैं, इनका मतलब क्या है? देखो बच्चों, जो ये लास्ट में डॉट है ना, इसका मतलब तो हो गया ये हमारे सेंटेंस का क्या है? फुल स्टॉप, पीरियड। और उससे पीछे जो 3 डॉट्स हैं, इनका मतलब ये है कि रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं वो हमने नहीं लिखे, क्योंकि वो अंडरस्टूड थे कि हम इन्हीं वर्ड्स को लिखना चाह रहे हैं जो ऊपर मेंशन है, या आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं। तो 3 डॉट्स मीन्स कि ये एलिप्सिस है, और फोर्थ वन मीन्स कि वो आपके सेंटेंस का एंड है। ये स्टार्ट में भी आ जाते हैं, मतलब 3 डॉट स्टार्ट में लगा के अगर आप कुछ लिखना शुरू करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने ओपनिंग वर्ड्स को स्किप कर दिया, और आगे आप, जैसे ये माही ने इंजूरियस टू हेल्थ लिखा है तो 3 डॉट्स लगाएं, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है वो अंडरस्टूड है, ठीक है। नहीं, हिज वॉकिंग को हम जेनेटिव नहीं कहेंगे बेटा, जेनेटिव की एक ही कंस्ट्रक्शन है और वो अपॉस्ट्रफी एस के साथ होती है, ठीक है। अलीज हाउस, ठीक है, और माय हाउस, कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। स्मोकिंग के साथ जो मर्जी लगा लीजिए, वीड लगा लें, वेप लगा लें, शीशा लगा लें, सिगार लगा लें, सिगरेट लगा लें, अपनी अपनी पसंद पर है, लेकिन इसका स्मोकिंग ही सब्जेक्ट रहेगा। चलें आगे डिस्कस करते हैं। इन्फिनेटिव क्लियर हो गया। अब टू स्मोक सिगार्स, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है टू स्मोक सिगार्स, ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है जी। इज ही आएगा, टू स्मोक सिगार्स इज, तो आपका राइट ऑप्शन होगा इज। आर नहीं आएगा क्योंकि स्मोकिंग इज इक्वल टू स्मोक, ठीक है। शाउटिंग इज इक्वल टू शाउट। तो ये हमारे 3 फ्रेजेस हो गए। अब इसके बाद चलते हैं जी नॉमिनल एडजेक्टिव पर। ये क्या चीज़ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव, बच्चों बात समझ तो आ रही है ना? पता नहीं आपके लिए चीज़ें नई हैं या आप पढ़ चुके हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव, ये किस टाइप का फ्रेज होता है? बड़ा मज़े का नाम है जी, नॉमिनल एडजेक्टिव। नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है? इसको आप सिंपल ये समझ लें कि होता तो नाउन फ्रेज ही है, लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा जाता है। रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिख दिया द नीडी, फिर मैंने लिख दिया द इनोसेंट,
फिर मैंने लिख दिया द डेड। ऑब्वियस सी बात है कि मैं नीडी स्पैरोज की बात नहीं कर रहा, मैं नीडी डॉग्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनोसेंट कैट्स की बात नहीं कर रहा। तो अगर मुझे अदर देन ह्यूमन कुछ यस द पुअर द रिच, वो तो बड़े ऑब्वियस क्लियर हैं, कुछ मेंशन करना है ह्यूमंस के अलावा, तो फिर डेफिनेटली मैं कहूँगा द डेड कैट्स, द इनोसेंट डॉग्स, हॉर्सेस। 50% समझ आ रही है, इंशाल्लाह पूरी आ जाएगी, बस फोकस चैट से ज़्यादा आप लेक्चर पे करें। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे एनिमल्स को मेंशन करना है तो फिर मैं उनका नाम लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, द डेड कैट्स, रैट्स। लेकिन अगर वो मेंशन्ड नहीं है तो क्लियर है ना कि आप पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुल्तान साहब इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसका फंक्शन भी नाउन वाला ही है, ये काम बिल्कुल नाउन वाला ही करता है, ठीक है, नाउन इक्वलेंट है ये। स्मोकिंग भी नाउन इक्वलेंट है। सो द नीडी पीपल, द रिच पीपल, द इनोसेंट पीपल, द डेड, द ब्रिटिश, द जापानीज, ये तमाम क्या है, ये आपके नॉमिनल एडजेक्टिव्स हैं। अब इसको फ्रेज कैटेगरी में क्यों लिखा है, इसको पूरा लिखा जाएगा तो बच्चों ये लिखा जाएगा द नीडी पीपल। अब ये पूरा है नाउन फ्रेज, ठीक है। तो होता ये है कि इस तरह के वर्ड्स जो क्लास शो करते हैं, रिच, पुअर, नीडी, ठीक है, तो उसमें नाउन चूंकि अंडरस्टूड होता है और हम जो लिखते हैं वो सिर्फ आर्टिकल और वो एडजेक्टिव है, इसकी वजह से इसको कहते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो इलिप्टिकल स्टाइल में यानी कि रिड्यूस्ड स्टाइल में, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये रिड्यूस्ड है, इलिप्टिकल है, ठीक है, इसको आप फॉर द टाइम बीइंग ओमिट कर दीजिए। अब ये बन गया द नीडी। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो भी आर्टिकल एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा और उसका नाउन अंडरस्टूड होगा, वो काम आपके सब्जेक्ट का ही करेगा। नॉमिनल एडजेक्टिव जिसका नाउन अंडरस्टूड होता है वो काम सब्जेक्ट का करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्फिनेटिव जो है ये सिंगुलर होता है। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड सिंगुलर होता है। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। ये जनाब होता है प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं होता है, क्योंकि आप एक चीज़ की बात नहीं कर रहे, आप एक से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। इनोसेंट, नेशनैलिटी बता के, ब्रिटिश, जापानीज एंड नीडी, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। जेनेटिव भी क्लियर, जेरेंट भी क्लियर, इन्फिनेटिव भी क्लियर, नॉमिनल एडजेक्टिव भी क्लियर। अब चलते हैं अगला, जो फ्रेज लाइक एक हमारे पास चीज़ आती है जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। मैं यहाँ पे टर्म तो ये लिखूंगा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यस द फ्रेंच, द होमलेस, हिज कार। ये देखो जो अपोस्ट्रोफी एस के साथ कॉम्बिनेशन बन के लिखा जाएगा वो जेनेटिव कहलाता है। कंपाउंड का मतलब क्या है, ना ना ना, सिंगुलर बट यूज एज प्लूरल, नो। कंपाउंड का वैसे भी मतलब देखें ना, मोर देन वन थिंग, वो कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, टू वर्ड्स, ठीक है जी। ये टू वर्ड्स किस तरह से कनेक्ट होंगे, आप डेफिनेटली इन टू वर्ड्स को कंजंक्शन एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। एक नाउन आप लिखेंगे, पहले एक नाउन लिखा जाएगा, बाद में तो मोर देन वन वर्ड तो हो गया ना। तो जब मोर देन वन वर्ड आ गया तो वो फ्रेज में काउंट करेंगे। असल में ये भी एक फ्रेज बना देगा, ये भी एक फ्रेज बना देगा, तो हम डिस्कस ही फ्रेज करें तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फिर टू नाउन्स के साथ या नाउन फ्रेजेस के साथ चलेगा, ठीक है। अब ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इसको मैं लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हम स्टार लगा लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये प्लूरल ही होता है, क्योंकि उसको साबित कर देते हैं। अभी मैं लिख दूं अली एंड आजीम, तो ये तो क्लियर है कि ये प्लूरल है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, टॉपिक के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था कि कंपाउंड सब्जेक्ट भी फ्रेज कैटेगरी में आता है। अब लास्ट पढ़ते हैं अपना फ्रेज जो हमारे सब्जेक्ट के लिए आएगा,
और जो सबसे ज़्यादा इनमें इम्पॉर्टेंट है वो है एक्चुअली जिसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो सारी क्लियर हो गई आपको कि नहीं? ये सारे वर्ड लेवल पे नाउन्स, उसके साथ जो 4 अदर नाउन्स थे, 4 केसेस ऑफ नाउन्स, एंड देन अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, सिंगुलर ओनली और वर्बल नाउन्स यानी कि जेरेंड, वो क्लियर हो गए। फिर मैंने आपको फ्रेजेस बता दिए, जेनेटिव, जेरेंड, इन्फिनेटिव, नॉमिनल, एडजेक्टिव, कंपाउंड, और अब बात करें नाउन फ्रेज की। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसको समझ लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे जिनका आपको आज तक सोल्यूशन नहीं मिलता था। देखो बच्चों, मैं एक छोटी सी बात समझा दूं। मैंने बताया था कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और अगर नाउन फ्रेज बन सकता है तो जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो भी एक्चुअली नाउन फ्रेज की ही हेडिंग में लिखा जाएगा, वो उसी में फॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ नाउन। दो चीज़ें ज़रूरी हैं, समझ क्यों नहीं आती कि जो अंडरलाइंड है वो ठीक है कि नहीं है? क्योंकि इस गिवन नाउन से पहले और इस गिवन नाउन के बाद कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। नाउन से पहले और बाद में कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। अभी जो वर्ड्स ऐड किए जाएंगे इसकी वजह से नाउन एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, और आपको कन्फ्यूजन होती है कि डिफरेंट वर्ड्स आ गए तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि नाउन से पहले आपने दो चीज़ें देखनी हैं जो हम यूज़ करेंगे। कौन कौन सी? नाउन से पहले एक तो आप यूज़ करेंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे, या उसके अलावा जो है आप पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। मैं इनकी एग्जांपल दे दूं कौन सी, ताकि जिनको नहीं पता क्लियर हो जाए। आर्टिकल में क्या क्या आएगा? ए, एन, द, ये आप यूज़ करेंगे। नमाज आप पढ़ लीजिएगा, बस ये मेरा छोटा सा 1-2 पॉइंट्स रह गए, इसे एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद आप नमाज पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी हम इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। पोजेसिव में क्या आएगा? 1-2 एग्जांपल लिख देता हूँ। माय, आवर, इस तरह के वर्ड्स हैं वो पोजेसिव में आएंगे, ये नाउन से पहले आएंगे। एक चीज़ तो ये होगी, इनको हम कहते हैं डिटर्मिनर। ठीक है, इनके लिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ DET, ये डिटर्मिनर है जी आपके। तो क्या सिर्फ नाउन से पहले डिटर्मिनर ही आएंगे? ऐसा नहीं है। अब इसकी स्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने एक वर्ड मैन, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं अ मैन, और अगर मुझे इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है तो मैं अ मैन के मिड में कोई भी एडजेक्टिव ऐड कर सकता हूं, लाइक अ स्मार्ट मैन। ऐड हो गया। इसके बाद अ स्मार्ट मैन को अगर मैं चाहूं तो फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूं। आर्टिकल और मैन के मिड में हम फर्दर वर्ड्स ऐड कर देंगे। स्मार्ट एज इट इज लिख लेते हैं, लेकिन कितना स्मार्ट है तो उसको हम डिग्री एडवर्ब यूज कर लेंगे, अ वेरी स्मार्ट मैन। क्लियर? अ वेरी स्मार्ट मैन। कल एक बात मैंने डिस्कस की थी, वो नाप वापसी वाली, जो कि एक एक्रोनिम है, कि अगर ये ख्याल है कि वो फैमिली है वर्ड्स की, नाप, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये इकट्ठे यूज़ होते हैं या प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है, तो इसलिए इनकी फैमिली है। तो देख लें, अपेरेंटली बाप के सामने इसी फैमिली में आर्टिकल भी था और नाउन भी था, एडजेक्टिव भी था, लेकिन बीच में ये एडवर्ब भी तो आया ना। तो बस सिंपल सी एक बात है कि वो याद करने का तरीका है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो ये वेरी आया स्मार्ट के लिए। आदमी कितने हैं? एक है। तो फिलहाल अभी के लिए आप ये ज़हन में रखें कि ये मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल या पोजेसिव जो भी है उससे, और नाउन के मिड में हम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव नहीं होगा, अगर हम इसे ओमिट करेंगे तो हमें एडवर्ब को भी क्या करना पड़ेगा? ओमिट। नंबर 1, इसको पहले ओमिट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली नंबर 2 पर ये आपका वेरी भी ओमिट हो जाएगा। अगर वेरी को ओमिट कर देंगे तो डजंट मैटर, अ स्मार्ट मैन मेक्स सेंस। ठीक है ना? अब चलते हैं ये प्री नाउन मॉडिफाइंग वर्ड से।
अब चलते हैं पोस्ट नाउन मॉडिफाइंग वर्ड्स। ये नाउन के बाद कौन कौन से वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, कौन कौन से शेड्स आ सकते हैं। चलें जी, इसको हम यहाँ पे सेपरेटली इसका एक सेक्शन बना लेते हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले नाउन के इमीडिएटली बाद में मिल सकता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैं साथ साथ इसको ड्रॉ कर देता हूँ। पी पी, इसका मतलब ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर है। सेकंड, और क्या आ सकता है, और इसके अलावा इसमें एडजेक्टिव लगा हो सकता है। एडजेक्टिव भी नाउन के बाद आ सकता है। मैंने अभी इनको कोई स्पेसिफिकली टर्म नहीं दी। मैंने ये ज़रूर कहा कि मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइंग नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद हम यूज़ करेंगे पार्टिसिपल। और आपको मालूम है कि पार्टिसिपल कौन कौन से हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोई आइडिया है पार्टिसिपल्स कौन कौन से हैं? पार्टिसिपल्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश में यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, गुड। सॉरी, अब इसको मैं फर्दर थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। बताए तो दो पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और आगे एरोस 3 बना दिए। क्या कोई नया पार्टिसिपल भी निकल आया है? ऐसा नहीं है। सिर्फ बताना ये है कि मासूमा खान, रेगुलर एंड इरेगुलर, स्मार्ट। बच्चों, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी से बनती है, हम उसके लास्ट में ईडी लगाते हैं। और कुछ ऐसे हैं, ये सिर्फ पार्टिसिपल की आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके लास्ट में ईडी लगता है वो आपका पार्टिसिपल है। कुछ के लास्ट में हम, मतलब जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो उसमें हम आईएनजी यूज़ करेंगे। ये थर्ड वन किसके लिए है? ईडी भी हो गया, आईएनजी भी हो गया। अभी जो थर्ड एरो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या लिखें? जी मासूमा, बच्चों सिर्फ 5 मिनट दे दो, ये एक्सप्लेन करना। वेरी गुड। यहाँ पर हम कोई भी इरेगुलर लिख लेंगे। जैसे मैं वर्ड लिख देता हूँ शोन। वेरी गुड। आपने यही पढ़ी होंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखें तो उसके भी आगे फिर शेड्स हैं, एक रेगुलर है, एक इरेगुलर है। क्लियर? तो ये 3 तरह के पार्टिसिपल इसमें आ सकते हैं। अगला देखते हैं, इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं हम बाद में। नाउन के बाद इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे, सॉरी भूल गया था कि रेड चाहिए, यहाँ पे यूज़ करेंगे एपोजिशन। इसको नाउन एपोजिशन कहते हैं। ये शायद आपके लिए नई चीज़ हो, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो, डिपेंडेंट क्लॉज। ये हैं जी कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं अपने नाउन के बाद। ठीक है जी। प्रेजेंट सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद एडजेक्टिव है, फिर पार्टिसिपल्स हैं, उसमें ईडी एंडिंग है, और आईएनजी है। शोन, मैंने शोन लिखने का बच्चे मतलब ये था कि ये जो एंडिंग है ना, ये आपकी रेगुलर वर्ब्स की है, और ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी है ही। जो इरेगुलर होते हैं उनके लिए फिर उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती है। तो शोन इसलिए लिखा कि ये आपका इरेगुलर उसमें फॉल करेगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही दे दी उसकी। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एग्जांपल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इनकी हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। चलें, वो जो नीचे एग्जांपल दी थी मैन वाली, उसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। मैं यही वाला एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ। देखें, अ वेरी स्मार्ट मैन, ये हमारा नाउन है, और इससे पहले हमारे प्री मॉडिफाइंग वर्ड्स। अब नंबर 1 एग्जांपल, अ वेरी स्मार्ट मैन
Do you want to tell something about that man? Yes. और वो क्या है? In black shirt. अब एक्सप्रेशन एक्सटेंड हो गया प्री से भी और पोस्ट से भी. अ वेरी स्मार्ट मैन इन ब्लैक शर्ट. तो इसका मतलब मैं यहाँ पर टिक लगाता हूँ कि प्रेपोजिशन जो है वो इसके बाद आ सकती है. ठीक है. इसके बाद अगली एग्जांपल है एडजेक्टिव की. इसकी एग्जांपल देखिए. द बॉय, कौन सा लड़का, क्या किया उसने. यहाँ मैं लिखता हूँ द बॉय रिस्पॉन्सिबल for the job should come to me. So, who should come to me? The boy, कौन सा लड़का, which boy? Responsible adjective है. For the job should come to me. The boy responsible for the job should come to me. मैंने कलर सिर्फ यहाँ पर responsible को दिया है, for को नहीं दिया, क्योंकि अभी मैंने ये यूज़ कर तो दिया ना prepositional phrase जो इसके बाद आता है. ये अभी का लास्ट पॉइंट है. इसके बाद फिर हम बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. बस मुझे अलाउ कीजिए मैं ये लास्ट पॉइंट आपको बता दूं. द बॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब. तो फॉर द जॉब मीन्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज था, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये पीपी है, इसलिए कलर नहीं किया. तो रिस्पॉन्सिबल को मैंने यहाँ पर कलर कर दिया. पार्टिसिपल पे चलते हैं. पार्टिसिपल की एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, मैं सिर्फ अब फ्रेज लिख दूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें. द नॉवल, आपको एक नॉवल का पता था तो उसके लिए द नॉवल लिख दिया. कौन सा नॉवल? आगे हम लिखते हैं बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. मैं फर्दर इसके वर्ब्स नहीं लगा रहा. सो नॉवल कौन सा? मिल जाएगी आपको पीडीएफ भी. द नॉवल बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. तो यहाँ पे ईडी फॉर्म जो है वो एज ए हमने पार्टिसिपल यूज़ कर ली. अगली एग्जांपल देखते हैं. अब हमें आईएनजी यूज़ करनी है. हम इसी एग्जांपल को यूज़ कर लेते हैं. कैसे? अ वेरी स्मार्ट मैन, सॉरी, अ वेरी स्मार्ट मैन. आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है तो वेयरिंग ब्लैक शर्ट. तो फर्दर मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हम कोई ना कोई वर्ब लगाएंगे, इसको बाद में देख लेंगे. लेकिन चीज़ क्या देखनी थी? अ वेरी स्मार्ट मैन. उस मैन के बाद क्या यूज़ किया? आईएनजी वर्ड यूज़ कर लिया हमने. ठीक है. अगली एग्जांपल देखते हैं. शोन. ठीक है, ये भी कैसे आएगा नाउन के साथ? यहाँ देखिए, जैसे आप फिजिक्स में ग्राफ्स पढ़ते हैं. द ग्राफ, बहुत ज़्यादा ग्राफ हैं. आप कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं? द ग्राफ शोन इन, आगे वो कोई भी आप लिख दें 4.1 5.1, वो जो भी उसका नंबर दिया होता है कि जो इस जगह पे ग्राफ दिखाया गया उसे हम एक्सप्लेन करेंगे. द ग्राफ शोन इन डायग्राम विल बी डिस्कस लेटर. तो शोन उसके साथ हमने वर्ड तो लगा दिया है. आगे हमारी 3 चीज़ें रह गई. ठीक है. इन्फिनेटिव. मेरे पास कुछ चाबियां हैं और उसमें से एक सही चाबी चाहिए दरवाज़ा खोलने के लिए. तो मैं कह सकता हूँ द की इज़ नॉट हियर. कौन सी की? द की टू ओपन दिस डोर इज़ नॉट हियर. विच की? द की टू ओपन दिस डोर इज़ नॉट हियर. तो मैंने इन्फिनेटिव भी आपको यूज़ करके दिखा दिया है. एपोजिशन एक नई चीज़ है आपके लिए. सिर्फ इतना याद रख लीजिए, अगर एक नाउन के साथ दूसरा नाउन यूज़ किया जाए तो उस नाउन को कहते हैं नाउन एपोजिशन. ठीक है. लाइक माई फ्रेंड. अब फ्रेंड का नाम बताना ज़रूरी है तो मैं लिख देता हूँ माई फ्रेंड मिस्टर ज़िया. तो अब ये नाउन मिस्टर ज़िया जो नाउन फ्रेज़ है, ये इस नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कौन है. ठीक है. इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं. मिस्टर ज़िया, आगे आप लिख दें माई फ्रेंड. तो बताना ये था कि मेन आपका सब्जेक्ट ये फ्रेंड है और ये सिर्फ और सिर्फ आगे उसकी एक्सटेंशन है.
माई फ्रेंड के साथ आप आगे इज, हैज़, ऐसा ही कुछ मेंशन करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, एंड दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब वो एग्जांपल जो ऊपर दी है, द मैन हु इज़ वेयरिंग, ये लास्ट एग्जांपल है, हु इज़ वेयरिंग ब्लैक शर्ट is staring at me. लो जी, the man is staring at me. ठीक है, the man who is wearing black shirt is staring at me. अब आपने इस man को मॉडिफाई करने के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जो सिंटेक्स में चीज़ें लिखी हैं, वो आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और इस डिपेंडेंट क्लॉज ने मॉडिफाई किया है। अगर आप इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखें, द नॉवल, अब ये चीज़ समझें, द नॉवल बेस्ड, तो अगर ये ईडी फॉर्म पार्टिसिपल है, इसको अगर एक्सटेंड करके लिखा जाए तो ये यूं बन जाएगा, द नॉवल विच इज़ बेस्ड। ठीक है, मैं समराइज करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। द बॉय रिस्पॉन्सिबल, तो ये बन जाएगा द बॉय हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये सारे डिपेंडेंट क्लॉज में चले जाएंगे। a very smart man who is wearing black shirt या who is in black shirt, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज को अगर रिड्यूस करके लिखा जाए तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये आईएनजी यूज़ कर लिया हमने, ठीक है, एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये तमाम एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा समराइज़ कर दूं कि मैंने नाउन फ्रेज का क्या बताया है। क्या एपोजिशन और नॉन एसेंशियल क्लॉज सिमिलर है, सिवाय इसके कि वो क्लॉज और दूसरा फ्रेज है लाइक सेंस वाइज। देखें, हर एक का अपना अपना फंक्शन, अपना अपना नाम है। फ्रेज ही होता है, वो क्लॉज की जगह तो नहीं ले सकता। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉज जो है ना, वो एक्चुअली नाउन को मॉडिफाई कर देता है, जबकि जो एपोजिशन है वो मॉडिफाई नहीं करता, वो तो सिर्फ उसके बारे में आपको एक फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्लीज़ कीप इन माइंड। तो ये वर्ड्स और फ्रेज क्लियर हो गए। अब लास्ट में जो मैंने बात बताई थी पीछे, जैरन वगैरह सब क्लियर हैं आपको। एक दफ़ा इस आखिरी पॉइंट को, नाउन फ्रेज को समझ लें। मैंने आपसे ये कहा था कि नाउन से पहले और नाउन के बाद कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल गिवन है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ पर्पल से, अ वेरी स्मार्ट मैन, तो सिंपली ये याद रखिए कि नाउन से पहले आप एक आर्टिकल भी लगा सकते हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव और फिर वो नाउन, या फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। ये नाउन से पहले की कुछ चीज़ें, इनको भी आपने ज़हन में रखना है। नाउन के बाद भी तो कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो ये तमाम एक्सप्रेशंस हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसको हम पीपी लिखते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखें, इन ब्लैक शर्ट, और ये मैन नाउन है, इसके बाद आया एडजेक्टिव है रेस्पॉन्सिबल, और ये आपका इस नाउन बॉय के बाद आया। पार्टिसिपल में ईडी फॉर्म भी है जो रेगुलर है, इरेगुलर उसकी एग्जांपल मैंने दे दी थी, शोन, और एक आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बस ये लास्ट पॉइंट है, आप चले जाएं। मैंने समझा दिया है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने इसको सही तरह से नहीं समझा रहे। हाँ ठीक है, आप बेटा नमाज पढ़ लो। पार्टिसिपल एक्सप्लेन कर दिए, इन्फिनेटिव ईडी भी बता दिया, आईएनजी भी बता दिया, सॉरी आईएनजी भी बता दिया, और ये इरेगुलर भी मैंने आपको बता दिया। इन्फिनेटिव की एग्जांपल यस ये है, द की टू ओपन, और लास्ट में ये एपोजिशन एक्सप्लेन कर दिया। ज़िया फ्रेंड के मीनिंग में कुछ इजाफा नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका नाम क्या है। मिस्टर ज़िया माय फ्रेंड, तो फ्रेंड है, कोई भाई नहीं हम। और लास्ट में मैन के साथ हमने क्लॉज लगाया। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज की आज आपको डिटेल समझ में आ गई, किस तरह से नाउन फ्रेज के अंदर हमने अपने सब्जेक्ट को चेक करना होता है। द की एंड टू ओपन दोनों ही नाउन हैं। देखें, द की, कौन सी की, आपको ये मैं बताऊंगा आगे चल के कि इन्फिनेटिव का एक फंक्शन नहीं होता, प्रेपोजिशनल फ्रेज का एक फंक्शन नहीं होता, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। कल मैं स्टार्ट करूंगा जो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, वो मेंशन नहीं है। कल हम क्लॉज को लेकर चलेंगे। वर्ड डिस्कस हो गया, फ्रेज सब्जेक्ट कैसे हो सकता है वो डिस्कस हो गया। टुमारो इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोजेस, और हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमें टॉपिक फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
जो भी क्वेश्चंस हों वो इंशाल्लाह हम सुबह आते ही अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन करता जी उसके बारे में, मॉडिफाई नहीं करता, डिस्क्राइब कर देता है कि वो क्या है कैसे है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है।